हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आप सभी ने पहले से ही जो 2026 सेशन के लिए जो फाइनेंशियल मार्केट जो आपका सब्जेक्ट है, स्किल सब्जेक्ट, उसके वीडियोस देख लिए होंगे। ठीक है, अब से जो है मैं आप सभी का जो 2027 बोर्ड एग्ज़ाम है, जो अभी रिसेंट क्लास 10 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, उन लोगों के लिए अब से मैं वीडियोस जो है लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप जो है चैनल के साथ बने रहिएगा अगर आपने इस स्किल सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पे कोई अच्छा टीचर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा पढ़ाऊँगा, बट मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है इस सब्जेक्ट को लेके, उसे मैं सॉल्व करूं और आपका जितना भी हेल्प हो सके उतना मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप जो है पूरा वीडियो को एंड तक देखिए, पूरे चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग जो इसका फर्स्ट चैप्टर है, जो आपका यूनिट 1 है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट है। तो ये इन्वेस्टमेंट बेसिक्स जो है आपका फर्स्ट यूनिट है, तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास इसके नोट्स वगैरह नहीं है, आपको इसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो आप जो है हमारा ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, ई बुक मतलब होता है आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, ये आपको कोई भी मतलब फिजिकल कॉपी नहीं मिलेगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं, या फिर मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है कि आप इसको कैसे परचेस कर सकते हैं, तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आपका जो भी नोट्स वगैरह है, जो 10 यूनिट से सारे कवर्ड है, और साथ ही साथ आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो यूनिट्स है वो भी इसमें कवर्ड है। ठीक है, तो आप इसको जाके ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी चलिए अब हम लोग मेन जो चैप्टर है उस पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका जो ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है आपका इन्वेस्टमेंट बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक सा जो मतलब आइडिया होता है, हर किसी के अंदर होता है। इन्वेस्टमेंट आपने टर्म सुना होगा, किसी ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, किसी ने कहीं पे लगाया, किसी ने गोल्ड खरीदा, तो उसे हम लोग इन जनरल इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होता क्या है? तो इन्वेस्टमेंट वो होता है द मनी यू अर्न इन पार्शली स्पेंड एंड द रेस्ट सेव फॉर फ्यूचर expenses. Instead of keeping saving idle, you can put them to work to earn a return over time. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि यूजिंग योर सेविंग टू अर्न अ रिटर्न ऑन इट इन फ्यूचर। ठीक है, तो आपके पास जो भी सेविंग है, ठीक है, आपने अभी आप मान लीजिए 10th में है, पैसा नहीं कमा रहे, बट आप बाद में पैसा कमाएंगे। आपका मंथली सैलरी अगर 50K है, जिसमें से आपने 40,000 खर्च कर दिया, ठीक है, तो आपके पास जो 10,000 रुपये बचा, उसको आप जो है दो तरीके से रख सकते हैं। या तो एज ए सेविंग रख सकते हैं, ठीक है, कि आपने उसको सेविंग अकाउंट में रख दिया, कहीं पे कैश में रख दिया, ठीक है, या तो उस 10,000 को आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेविंग में रखने का नुकसान ये होता है कि आप उस सेविंग के ऊपर कोई भी पैसा नहीं कमाएंगे, बट अगर आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया है, आप अगर उसको कहीं पे लगा के रखें, तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा इन फ्यूचर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि हमें अपने सेविंग पे कुछ ना कुछ रिटर्न मिल सके। ठीक है, कुछ पैसा हमें सेविंग के ऊपर मिल सके, एडिशनल मिल सके। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ। और उसके बाद ठीक है, अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत क्या है। ठीक है, हमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए। ओके, तो इन्वेस्टमेंट करने के तीन जो है मेजर रीजन है। ठीक है, कि हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसी को भी क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जो सबसे पहला है वो है आपका अर्न अ रिटर्न। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव होता है कि हमें जो है कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए। मतलब कि जो आपके पास आइडल रिसोर्सेस है, ठीक है, आपके पास 10,000 रुपये कैश है, वो 10,000 रुपये कैश आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप अगर उसको काम पे लगा दे, ठीक है, तो आप उसको काम में लगाएंगे तो उसके बदले आपको कुछ मिलेगा। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए, आपको 10% ही मिला एक साल में, ठीक है, 1 ईयर में 10% मिला, तो 10,000 जो है अगले साल 11,000 हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 1,000 रुपये मिला, और उस 10,000 को अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो आपके पास वो 1,000 जो एडिशनल आया वो नहीं आता। तो इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला बेसिक जो मोटिव होता है वो रिटर्न मिलना होता है। दूसरा होता है रीच अ गोल। ठीक है, ये क्या है कि जनरेट अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी नीडेड फॉर गोल इन लाइफ। तो आपके अभी मतलब ऐसे हैं कि जो इंसान पैसा कमा रहा है उसको जो है फ्यूचर में कुछ करना है। मान लीजिए उसे कार खरीदना है, वो जो कार है उसको वो खरीदने के लिए पैसा जमा कर सकता है। ठीक है, अगर वो जो है इन्वेस्ट कर रहा है पर मंथ, वो 1,000 रुपये का SIP कर रहा है। ठीक है, ये सब भी आपको मिलेगा आगे, ये टॉपिक्स वगैरह वो सब मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अगर वो 1,000 रुपये इन सिंपल लैंग्वेज इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, पर मंथ, तो वो जो है उसको इन फ्यूचर 4-5 साल बाद हेल्प करेगा कि अगर उसको एक कार लेना है तो उसके लिए वो पैसे जमा कर रहा है अभी से। ठीक है, तो वो जो है आपको कोई फ्यूचर में गोल है उसके लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कुछ अननोन चीज़ें होता है उसके प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। ठीक है, कि मतलब कुछ अनसर्टेनिटी हो सकता है, आपको नहीं पता है कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, कल जो है ऐसा हो सकता है कि किसी का कुछ हो गया, कोई बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें जो है आपको जो पैसा लगेगा, ठीक है, आपके पास जो है पैसे अगर नहीं रहेंगे उस वक्त, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके जो इनकम है उससे बस एक ही बार में आप उतना फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है ज़रूरी होता है, ताकि फ्यूचर में कुछ अगर अनसर्टेन इवेंट होता है हमारे लाइफ में, कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए होंगे। ठीक है,
तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करने का एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न, मेजर रीज़न ये है इन्फ्लेशन फैक्टर, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ जो है आपका चीज़ों का प्राइजेस बढ़ेगा, ठीक है, और मनी का जो वैल्यू है वो घटेगा। मतलब मनी का वैल्यू घटने का मतलब ये है, ठीक है, कि अगर आपका जो है मतलब आज ठीक है 100 रुपये आपके पास है, तो वो जो 100 रुपये है आने वाले टाइम में उसका वैल्यू जो है वो 100 रुपये का वैल्यू जो है मान लीजिए 10 साल बाद 50 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप जो है आज से 10 साल पहले कुछ चीज़ जो है वो, कुछ चिप्स जो है वो 5 रुपये में 2 रुपये में खरीद पा रहे थे, बट आप अब उसको आप खरीदने जाएंगे तो 10 रुपये 20 रुपये में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइजेस बढ़ गया है। तो अगर आपके पास उस वक्त 2 रुपये होते जिससे आप एक पैकेट ऑफ चिप्स खरीद सकते थे, तो क्या आप अभी भी उसी रुपये से खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपके पैसे का वैल्यू घट चुका है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की वजह से हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेस, ठीक है। रहने का जो खर्च है वो बढ़ता है। मान लीजिए अभी कुछ साल पहले आपका स्कूल फीस जो है 300 रुपये था, अभी जो है वो 600 रुपये हो गया। तो आपके पास पहले अगर 300 रुपये था, अभी 600 रुपये नहीं है, तो आप फीस भर पाओगे क्या? नहीं भर पाओगे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपका जो लिविंग का कॉस्ट है वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन कॉजेस मनी टू लूज वैल्यू, इट वोंट बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फ्यूचर एज इट डज टुडे। तो आज आप जितने पैसे में जो चीज़ें खरीद पा रहे हो, इन फ्यूचर आप उसी पैसे में वो चीज़ नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। आप आज जो है 10 रुपये में एक चिप्स का पैकेट खरीद पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल बाद भी आप सेम रुपये में सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में खरीद सकते हो, ठीक है। वो 10 साल बाद जो है वो 10 रुपये का जो है वो 30 रुपये हो सकता है, 40 रुपये हो सकता है। तो ये क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। तो दैट्स वाई एन इन्वेस्टमेंट्स रियल रेट ऑफ रिटर्न मैटर्स, द रिटर्न यू अर्न आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को घटाने के बाद जो आपका रेट ऑफ रिटर्न रहता है उसको हम लोग रियल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। रियल रेट ऑफ रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो मान लीजिए इन्फ्लेशन जो है अभी के टाइम पे 6% का चल रहा है। मतलब कि कोई भी चीज़ जो है 100 रुपये का पिछले साल मिल रहा था, इस साल वो 106 रुपये का हो गया, ठीक है। तो 6% आपका इन्फ्लेशन हुआ। और अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पे आपको 10% का रिटर्न मिला, तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना बढ़ा? 10%। और जो आपका इन्फ्लेशन बढ़ा 6%। तो अगर आप 10 से 6 को माइनस कर देंगे तो 4% आ गया, ठीक है। तो ये जो 4% है वो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न है कि एक्चुअल में पैसा आपका कितना बढ़ा, बस 4% बढ़ा है, वो 10% नहीं बढ़ा है, क्योंकि 6% तो आपका इन्फ्लेशन के चक्कर में चला गया, ठीक है। तो इफ़ योर आफ्टर टैक्स रिटर्न इज लोअर देन इन्फ्लेशन, योर मनी हैज़ एक्चुअली लॉस्ट वैल्यू। और आपने मान लीजिए सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब आप मान रहे हैं सेविंग अकाउंट एक इन्वेस्टमेंट है, तो सेविंग अकाउंट में इन जनरल हमें 4% इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। तो आपका 4% इंटरेस्ट रेट आया और 6% इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया? -2% हो गया, ठीक है। मतलब कि 2% से आपका पैसा एक्चुअल में घट रहा है, ठीक है। आपका पैसा 4% बढ़ा नहीं है, वो 2% घट चुका है, क्योंकि रियल रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम है, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल है आपका 6% इन्फ्लेशन के साथ, तो जो पैसा आज जो है आपका 100 रुपये है, 321, मतलब कि सेम परचेज 3 टाइम द रुपीज़ नीडेड। मतलब कि जो चीज़ आप जो है 100 रुपये में खरीद पा रहे हो, अगर 6% इन्फ्लेशन रहा तो 20 साल बाद उस 100 रुपये की चीज़ को आप 321 रुपये में खरीद पाओगे। मतलब कि सेम परचेज करने वाले चीज़ आपका 3 गुना जो है प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसलिए इन्फ्लेशन के चक्कर में आपका पैसा बहुत जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो आप नहीं रोक सकते हो, ठीक है। वो गवर्नमेंट का काम है, और इन्फ्लेशन की वजह से पैसा बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता है, वैल्यू बहुत कमता है उसका। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है। हमें इन्वेस्ट करना कब शुरू करना चाहिए? तो द सूनर यू स्टार्ट द मोर टाइम कंपाउंडिंग हैज़ टू ग्रो योर मनी। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी आपका पैसा जो है वो ग्रो होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है आपको, अगर आप जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हो तो ज़्यादा पैसा आपको किस चीज़ से मिलता है? कंपाउंडिंग से मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि आपने जो है, मतलब मैंने जैसे आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि 10% के रिटर्न से आपका 10,000 जो है वो 11,000 हो गया, ठीक है। तो अब ये जो 11,000 है, अगले साल जो आपका इंटरेस्ट आएगा ना, तो वो 10,000 पे 10% नहीं आएगा, 11,000 पे 10% आएगा। तो ये जो 11,000 है इसका 10% अगर आप देखेंगे तो अगले साल क्या हो जाएगा? 12,000 नहीं होगा, 12,100 रुपये हो जाएगा, क्योंकि आपको 1,100 रुपये एज ए इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान में रखना है कि कंपाउंडिंग जो होता है वो आपके पैसे को लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़ा सकता है, ठीक है। छोटा छोटा अमाउंट जो है कंपाउंड होकर बहुत बड़ा हो सकता है। तो जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास कंपाउंडिंग का टाइम रहेगा। आप जो है इन्वेस्टमेंट ही अगर 50 साल की एज में स्टार्ट कर रहे हो तो 60 साल होते होते, ठीक है, आपका क्या ही बढ़ जाएगा? कुछ नहीं होगा। बट अगर आपने जो है 20 साल की एज पे स्टार्ट किया तो आपके पास जो है 60 साल होते होते 40 साल का टाइम रहेगा, जिसमें आपका पैसा जो है बहुत बढ़ सकता है, ठीक है। तो कब हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए? जल्दी करना चाहिए। इन्वेस्ट अर्ली,
इन्वेस्ट रेगुलरली एंड इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। इन्वेस्ट करने से हमें जल्दी इन्वेस्ट करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके कुछ भी अमाउंट, और रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज किया कल नहीं किया, मतलब कि इस महीने किए 1 साल नहीं किए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मतलब लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए। और दिस कॉल्ड 3 गोल्डन रूल्स फॉर ऑल इन्वेस्टर, स्टार्टिंग अर्ली लेट्स कंपाउंडिंग, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हो तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 3 गोल्डन रूल्स क्या है कि जल्दी इन्वेस्ट करना है, रेगुलरली इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो है इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको जो है चारों तरफ से बहुत कुछ मिलेगा कि यहाँ इन्वेस्ट कर लेता हूँ, वहाँ कर लेता हूँ, बहुत लोग आएंगे आपको ज्ञान देंगे कि ये कर लो वो कर लो, सबका पर्सनल प्रॉफिट होता है। तो आपको जो है इन्वेस्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 12 इंपॉर्टेंट स्टेप जो है इन्वेस्टमेंट से पहले वो आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप देखिए, पहला, ऑब्टेन रिटन डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेनिंग द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसका जो एक्सप्लेनेशन है रिटन डॉक्यूमेंट में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वो अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है प्रॉब्लम में फंस सकते हो, इसलिए जब इन्वेस्ट करेंगे तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। उसके बाद रीड एंड अंडरस्टैंड सच डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, ठीक है। ऐसा मत कीजिए कि आप जो है किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है, आप जो है एक्सेप्ट करके भाग जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो आप उसको पढ़िए कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बाद में पता चला आपको कि वहाँ पे कुछ ऐसा टर्म है जो कि आपको पहले नहीं पता था, बाद में पता चला, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो उसको आपको समझ लेना है। जो कि आपका लेजिटिमेसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट है उसको भी आपको वेरीफाई करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉस्ट एंड बेनिफिट जो है उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका खर्च कितना आ रहा है और उससे आपको फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। फ़ायदा नहीं है तो फिर इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे द रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट, प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको कितना रिस्क है और कितना रिटर्न आपको मिल सकता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा रिस्क के साथ आता है, ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने से हमें रिस्क रहता है कि हमारा जो पैसा है वो डूब भी सकता है, ज़रूरी नहीं है हर बार वो पॉजिटिव ही जाए, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको एक्सेस कर लेना है। बाकी नो द लिक्विडिटी एंड सेफ्टी एक्सपेक्ट, ठीक है। तो जो आपका लिक्विडिटी और सेफ्टी एस्पेक्ट है उसको ध्यान रखना है। लिक्विडिटी मतलब कि क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसमें आपका पैसा जो है वो मतलब डूब के मतलब इतना डूब जाएगा कि आप जो है उसको निकाल भी नहीं सकते अब, ठीक है। तो मतलब पैसा जब बहुत ज़्यादा मतलब आपका लॉस में चला जाए, ठीक है, जब आपका जो केस है वो लिक्विडिटी में मतलब खत्म हो जाए, ठीक है, उस तरह से आप कह सकते हो। तो जो आपका लिक्विडिटी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट है उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है मनी है वो कितना सेफ रहने वाला है अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। उस हिसाब से आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद एसर्टेन इफ़ इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर योर स्पेसिफिक गोल, तो आप जो है जिस गोल के लिए मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से वो मतलब रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है कि 4 साल बाद आपको कार लेना है, ठीक है। 4 साल बाद कार लेना है, आपने एक ऐसे मतलब इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 10 ईयर्स है। 10 ईयर से पहले आप नहीं निकाल सकते, ऐसा उनका टर्म्स एंड कंडीशन है। तो आप जो है 4 साल बाद पैसा ही नहीं निकाल पाओगे तो आपका जो गोल है वो तो कंप्लीट ही नहीं होगा। तो उन सब चीज़ों को आपको देख लेना है। उसके बाद कंपेयर डिटेल्स विद अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। और आपको जो है जो अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसके साथ कंपेयर करना है कि क्या आपको इसमें ज़्यादा फायदा होगा या फिर दूसरे में होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद एग्जामिन फिट विथ इन्वेस्टमेंट योर ऑलरेडी होल्ड, एग्जामिन फिट विद इन्वेस्टमेंट यू ऑलरेडी होल्ड, मतलब कि आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट पहले से हो सकता है, भले वो एफडी हो या फिर कुछ भी हो। तो उस चीज़ों के हिसाब से भी आपको जो है चीज़ों को देख लेना है कि आप जो है न्यू इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसके लिए। और डील ओनली थ्रू एन ऑथोराइज्ड इंटरमीडिएटरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको जो है ऑथोराइज्ड जो इंटरमीडिएटरी है, ठीक है, उसी के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना है, जो ब्रोकर्स है इन अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। आपको जो है अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको जो ऑथोराइज ब्रोकर्स है जो कि मतलब सेबी ने मतलब बताया है कि इसके थ्रू इन्वेस्ट करना है, जैसे कि आपके ग्रो हो गए, ठीक है, या फिर आपका ज़ेरोधा हो गया, तो ये सब जो है ऑथराइज्ड ब्रोकर है, इनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सीक ऑल क्लैरिफिकेशन अबाउट द इंटरमीडिएटरी एंड इन्वेस्टमेंट, तो आपका जो इंटरमीडिएटरी है मतलब जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे, जो आपका ब्रोकर होगा, ठीक है, और जो आपका इन्वेस्टमेंट है, दोनों का जो आपका सारे क्लैरिफिकेशन है उस चीज़ के बारे में, उसके डिटेल्स जो है वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोर रिकोर्स ऑप्शन बिफोर फाइनली इन्वेस्टमेंट, और आपको अदर ऑप्शंस जो है रिकोर्स ऑप्शन जो है उसको भी आपको देख लेना है अगर आप फाइनली इन्वेस्ट करने जा रहे हो। उससे पहले पूरा सब चीज़ को आपको वेरीफाई कर लेना है। और बाकी आप जो है इस 12 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को याद रखिए अगर आप जो है इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से हमें क्या समझ आता है। तो इंटरेस्ट इज द अमाउंट चार्ज टू ए बोरोवर फॉर द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग द लेंडर्स मनी
इट इज़ यूजली कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल बैलेंस द अमाउंट बोरोड। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ये चीज़ सिंपली समझाता हूँ कि इंटरेस्ट है क्या। तो कोई भी इंटरेस्ट जो है उसका मतलब ये है कि जो बोरोवर है, बोरोवर मतलब जिसने पैसा लिया है, ठीक है, द पर्सन हु गेट द मनी, जिसने पैसा लिया होगा, ठीक है, जिसने पैसा लिया है। तो जो बोरोवर होता है वो जो लिया है और जो लेंडर है उसने दिया है। ठीक है, तो पैसा लेंडर ने दिया है और बोरोवर ने लिया है, तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? बोरोवर पे करेगा। क्यों पे करेगा? क्योंकि उसने लेंडर के पैसे को यूज़ किया है। ठीक है, मतलब आपने अगर अपने दोस्त से पैसा लिया तो फ़ायदा किसका हुआ? आपका हुआ, क्योंकि आपको ज़रूरत था, आपने पैसा लिया, तो उसके बदले जो है इंटरेस्ट कौन लेगा? आपका दोस्त लेगा, क्योंकि उसने आपको ज़रूरत के वक्त मदद किया है। ठीक है, सेम कंसेप्ट जो है यहाँ पे आएगा कि जो लेंडर का पैसा है जो भी बोरोवर लेता है उसके बदले वो क्या करता है? इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, तो मतलब कुछ एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा, उसी को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज यूजली कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल बैलेंस। जो प्रिंसिपल बैलेंस होगा उसका कुछ परसेंटेज होता है। जैसे कि अगर जो है लोन जो है मतलब आपका 100 रुपये का था और अगर इंटरेस्ट रेट है जो 10% है, यानी कि जो लेंडर है उसको जब आप रिटर्न करोगे 1 साल बाद, ठीक है, तो आपको जो है 110 रुपये रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों रिटर्न करना पड़ेगा? क्योंकि 10% जो है आपका इंटरेस्ट था, तो उसको भी साथ में आपको इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट जो होता है दो तरह का होता है, फिक्स रेट होता है, वेरिएबल रेट होता है। ठीक है, तो फिक्स रेट क्या होता है? रेट स्टेट्स द सेम फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द लोन। मतलब कि आपने ये जो 100 रुपये का जो लोन है वो 10% पे 10 साल के लिए लिया है, तो ये 10% जो है कांस्टेंट रहेगा हर वक्त। ठीक है, 10 साल के लिए 10% कांस्टेंट है, तो फिक्स रेट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और वेरिएबल रेट मतलब कि ये जो 10% है वो इस साल 10% है, अगले साल 9% रहेगा, उसके अगले साल 8% रहेगा। इस तरह से अगर चेंज होता है, या फिर 10% से 11 होगा, फिर 12 होगा, तो अगर ऐसा चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा? आपका वेरिएबल रेट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह से और भी अच्छे डिटेल में अगर आपको नोट चाहिए, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, तो आप जो इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कह सकते हो कि आपने फ्री में क्यों नहीं दिया, तो देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, इन सब चीज़ों को करने में बहुत टाइम लगता है, इस नोट को बनाने में टाइम लगता है, इस वीडियो को बनाने में टाइम लगता है, और मतलब इन सब चीज़ों के बदले मैं जो आपसे एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करूँगा 49 रुपीज़ इस नोट्स के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक फिजिकल कॉपी ऑफ बुक खरीदने जाओगे तो 300-400 रुपये ऐसे ही दे देते हो, तो फिर फ्री में देने का कोई मतलब नहीं है। कोई इंसान इतना गरीब नहीं होता कि वो इतने पैसे नहीं दे सके। ठीक है, तो बाकी मैं आपको फोर्स तो नहीं करता हूँ, आपका मर्जी है, आप लो नहीं लो, बाकी मैं सब कुछ तो आपको फ्री में यहाँ पे करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट। तो जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो किस चीज़ों पे डिटरमाइन होता है, कि मतलब आपका कितना इंटरेस्ट जो है वो मतलब लगेगा, उस चीज़, बहुत सारे चीज़ है उस पर डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो वो जो है आपका मतलब जो इंटरेस्ट रेट होता है, इट इज़ गवर्नड मोस्टली बाय मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सब क्या होते हैं? मतलब कि कुछ ऐसे चीज़ मतलब जो ऑल ओवर कंट्री को, ऑल ओवर वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर अगर हमारे कंट्री के हिसाब से कहेंगे तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स में जो कि पूरे इंडिया को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है। तो उसको अगर हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, तो पहला होता है आपका डिमांड फॉर मनी। तो पैसे का कितना डिमांड है? ठीक है, पैसे का डिमांड मतलब अब इस चीज़ को समझिए कि डिमांड फॉर मनी होता क्या है, कि अभी जो है लोन का कितना डिमांड है, इस चीज़ से आप कह सकते हो कि डिमांड फॉर मनी कैसा है। ठीक है, कि अगर अभी एक ऐसा टाइम है जिसमें जो है बहुत सारे लोग जो है लोन ले रहे हैं, ठीक है, अगर लोन लेने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अगर लोन लेने वाले बहुत कम लोग हैं तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। क्यों नीचे होगा? क्योंकि लोन लेने वाले बहुत कम लोग हैं, डिमांड है नहीं पैसे का, तो लोन नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए क्या करेंगे वो लोग? इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले। ठीक है, उसका जो हमारा दूसरा है लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग। ठीक है, तो दूसरा चीज़ है कि गवर्नमेंट कितना लोन ले रहा है। ठीक है, आपको ये नहीं पता होगा बट गवर्नमेंट भी लोन लेता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो लोन लेता है, तो गवर्नमेंट जितना ज़्यादा लोन लेगा उतना ही आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि पैसा जो है गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट अगर कम लोन लेता है तो बैंक के पास आइडियल मनी बहुत बढ़ जाएगा, तो वो लोग जो इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। ठीक है, तीसरा है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या है कि कितने पैसे जो है बैंक के पास है, या फिर कितने पैसे जो है जो लोन देने वाले इंस्टीट्यूशन है उनके पास है। ठीक है, तो अगर बैंक के पास सरप्लस में बहुत पैसा है जो लोग लोन दे सकते हैं, तो वो लोग जो है क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोन दे। अगर उनके पास पैसा ही कम है लोन देने के लिए तो लोग इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट पे भी डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो कितना है उसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा, और आरबीआई और गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है उसके बेसिस पे भी इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है। आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर सकता है, इस चीज़ को आपको लिख देना है, बाकी और डिटेल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। डिटेल में जाएंगे तो पूरा इकोनॉमिक्स आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करता है, आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट पे बहुत ज़्यादा लगाम लगा कर रखता है, तो इस चीज़ को बस आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये जो है आपके फैक्टर्स है जो इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करता है।
उसके बाद इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, किस किस चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर बात करेंगे व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, तो उसका का अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो पहला होता है फिजिकल एसेट्स और दूसरा होता है फाइनेंशियल एसेट। फिजिकल मतलब क्या होता है, फिजिकल चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करता है। फाइनेंशियल एसेट मतलब कि जो कि फिजिकली एग्जिस्ट ना करे। तो जैसे कि फिजिकल एसेट में आपका रियल एस्टेट, गोल्ड ज्वेलरी, कमोडिटीज आ जाएगा, ठीक है। रियल एस्टेट मतलब जो आपका घर, ज़मीन, बिल्डिंग्स ये होते हैं। गोल्ड ज्वेलरी मतलब आपका गोल्ड सिल्वर जो आपका रहता है वो सब होता है। और कमोडिटीज जो होता है मतलब कि आपका मतलब क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, क्रूड ऑयल होता है। कमोडिटीज़ में आपका मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके कमोडिटीज़ आ जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट में आपका फिक्स डिपॉजिट होता है, एफडी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। स्मॉल सेविंग होता है पोस्ट ऑफिस में, इंश्योरेंस होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, पेंशन फंड होता है, सिक्योरिटीज़ में शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स होता है। ये सब चीज़ें आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर्स वगैरह सिक्योरिटीज़ वगैरह उन सब में सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में दिया गया है, तो उसको हम लोग आराम से समझते रहेंगे, ठीक है। अभी जो है आप इंट्रोडक्शन हिसाब से इसको बस जान लीजिए कि क्या क्या चीज़ें है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे सबको समझेंगे, आप टेंशन लेने की बात नहीं है कोई भी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जब हमने रूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट देखा था तो उसमें हमने देखा कि हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म के अलावा जो है हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म ऑप्शंस भी होते हैं कि मतलब आप कुछ टाइम के लिए पैसा लगाएंगे और आपको फिर पैसा वापस चाहिए। तो सबसे पहला सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट बैंकिंग प्रोडक्ट यूज लो इंटरेस्ट 4 to 5%, ओनली मार्जिनली बेटर देन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है ना, ये मतलब कैसा है कि आपका सबसे, ये हर किसी के पास होता है, ठीक है। आप भी 18 हो जाएंगे तो आपके पास भी एक सेविंग बैंक अकाउंट रहेगा। तो सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है, आपका एक नॉर्मल बैंकिंग प्रोडक्ट है जो कि हर कोई यूज़ करता है। इसमें इंटरेस्ट आपको बहुत ही कम मिलता है, 4 से 5% मिलता है, ठीक है। और इसमें आप जब भी पैसा डालो, जब भी पैसा निकालो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप जो है कभी भी पैसा डाल के कभी भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स होता है, ठीक है। मनी मार्केट या फिर लिक्विड फंड दोनों एक ही है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इन वेरी शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग कैपिटल देन मैक्सिमाइजिंग रिटर्न, बेटर देन सेविंग अकाउंट, लोअर देन एफडी, ठीक है। तो जो मनी मार्केट होता है वो क्या होता है आपका कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए जब आप ना किसी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते हो, ठीक है। फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं है यहाँ पे पैसा डूब जाएंगे, ठीक है। फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि अगर ये लोग बोल रहे हैं कि 6% आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब कि 6% मिलेगा ही मिलेगा। 100 रुपये अगर आप दे रहे हैं तो आपको 106 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका फायदा है। और इसमें मतलब मेन फोकस ये नहीं होता है कि हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। इसमें मेन फोकस होता है कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। जो आपके पास 100 रुपये है उसको जो है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बस इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक। उसका फिक्स डिपॉजिट जो होता है बैंक के साथ होता है। तो फिक्स डिपॉजिट जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। टर्म डिपॉजिट मतलब क्योंकि ये फिक्स टाइम के लिए होता है कि आप जो है पहले नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप पहले निकालेंगे तो आपको जो है इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। तो जो फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है, इसका मिनिमम पीरियड 30 डेज़ का होता है। तो जो लो रिस्क इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि मतलब वो लोग कम रिस्क में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है। और इंटरेस्ट ऑन एफडी अंडर 6 मंथ इज यूजुअली लोअर देन मनी मार्केट फंड रिटर्न्स, ठीक है। तो अगर आप जो है 6 मंथ से कम में अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया और 6 महीने से पहले ही निकाल लिया, तो इसका जो रिटर्न रहेगा वो आपका मनी मार्केट से कम रहेगा, ठीक है। बट मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका जो है शॉर्ट टर्म में पैसा ज़्यादा मिलता है आपको। बट एफडी जो है आपका, ठीक है, एफडी जो है लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, तो लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा पैसा देगा, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे ऑप्शन जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पे अब लग रहा होगा कि ये अगर लॉन्ग टर्म वाला है तो शॉर्ट टर्म में क्यों दिया है, क्योंकि आप जो है इसको शॉर्ट टर्म में यूज़ कर सकते हो ना, ठीक है। 30 डेज़ का मिनिमम पीरियड है। आप जो है 6 महीने तक चाहो या फिर 2 महीने 3 महीने आप जो इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हो, इस तरह से है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको शॉर्ट टर्म में कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो मतलब जो आपको लंबे टाइम तक रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको देख लेना है। तो पहला है आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, ठीक है। उसके बाद आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसके बाद कंपनी फिक्स डिपॉजिट, उसके बाद बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, उसके बाद म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो आपको इस सब चीज़ों के बारे में ये मत सोचिए कि ये सब चीज़ें है क्या, इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल में कि ये सब चीज़ें जो है वो है क्या। तो लॉन्ग टर्म ऑप्शन जो है आपके, ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस एंड जो आपका पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसको देख लेते हैं। तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम जो है स्कीम जो है ये आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो इसमें क्या है आपका लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट है, इंटरेस्ट पेड मंथली, रिस्क कम होता है और इंटरेस्ट आपको मंथली मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आपका 8% पर एनम होता है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। मतलब लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम 1000 और मतलब मल्टीपल ऑफ 1000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब 1000 आप इन्वेस्ट करो या फिर आप जो है 2000 करो, 4000 करो, 10,000 करो, 1500 आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम आप 3 लाख सिंगल कर सकते हो और 6 लाख जॉइंट जो है वो पर ईयर आप
आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैच्योरिटी पीरियड की बात करेंगे 6 ईयर्स जो है आपका रहेगा और 10% बोनस एट मैच्योरिटी मिलेगा। मतलब कि मैक्सिमम, मतलब सिंगल और जॉइंट का मतलब अगर आपको समझ नहीं आया तो सिंगल मतलब कि एक ही आदमी जो है उसी के नाम पे अकाउंट है, ठीक है। और जॉइंट मतलब 2 आदमी के नाम पे अकाउंट है, ठीक है। तो 2 आदमी का अगर अकाउंट है तो 6 लाख जो है पर ईयर इन्वेस्ट कर सकता है और 6 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है। मैच्योरिटी पीरियड मतलब कि इस टाइम के बाद आप अपने पैसे को वापस ले सकते हो, ठीक है। तो 6 ईयर्स के बाद अगर आप पैसा लेते हो तो 10% बोनस भी आपको मिलेगा। मतलब मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो आपको जो है 10% बोनस के साथ 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है, ओके। उसके बाद प्री मैच्योरल विड्रॉल आफ्टर 1 ईयर 5% रिडक्शन बोनस डिनाइड, ठीक है। तो अगर आप जो है प्री मैच्योर विड्रॉल करते हो, मतलब कि आपने प्री मैच्योर विड्रॉ किया, मतलब 6 साल से पहले अगर आपने विड्रॉ किया तो आपका जो है 1 साल बाद आप विड्रॉ कर सकते हो तो आपका 5% डिडक्ट होगा और बोनस भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब 5% पैसा भी काटेगा और बोनस भी नहीं देंगे लोग, ठीक है। तो इसलिए प्री मैच्योर विड्रॉल जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। मैच्योरिटी 15 साल का होता है, इंटरेस्ट 8% पर एनम होता है, मतलब कि 8% आपको पर ईयर मिलेगा, जैसा इसमें है वैसा ही, ठीक है। और कंपाउंडेड एनुअली, मतलब एनुअली है, कंपाउंड भी होगा, ठीक है। कंपाउंडिंग जैसे होता है वो इसमें भी रहेगा। और ओपन थ्रू ए नेशनलाइज बैंक एनी टाइम ऑफ ईयर, ठीक है। और ये जो है कैसे ओपन होता है? कोई भी एक नेशनलाइज बैंक है, SBI हो गया, कोई भी बैंक हो गया, तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हो, किसी भी वक्त ओपन कर सकते हो। अमाउंट इन्वेस्टेड एंड इंटरेस्ट एक्योर्ड आर टैक्स फ्री। जो भी आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करोगे और जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो सब क्या होगा? टैक्स फ्री होगा। उस पैसे पे और उस रिटर्न पे आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं भरना है, ठीक है। और विड्रॉल अलाउड आफ्टर 7th फाइनेंशियल ईयर, मतलब 7 साल बाद जो है आप विड्रॉ कर सकते हो पैसा, ठीक है। विड्रॉल कैप्ट एट 50% ऑफ 4th ईयर एंड बैलेंस, ठीक है। तो विड्रॉल जो है आपका कितना कर सकते हो आप? 50% आप विड्रॉ कर सकते हो पैसा, ठीक है। मतलब कि 4 साल आपने 1 से 4 साल तक इन्वेस्ट किया, 4 साल के टाइम में अगर मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये वहाँ पे इन्वेस्ट हो चुके हैं तो आप जो है बस 50% तक जो है विड्रॉ कर सकते हो, जो कि आपका 25,000 रुपये है मैच्योरिटी से पहले, ठीक है। तो ये जो है आपका PPF का हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे कंपनी फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? कंपनी फिक्स डिपॉजिट जो है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म बोरोइंग है जो कंपनीज को चाहिए होता है, ठीक है। 6 मंथ तो 5 ईयर एट अ फिक्स इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट में बी पेड मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली और एक्यूमुलेटेड एंड पेड एट द एंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है किसी कंपनी को आप लोन दे रहे हो, इस तरह से है, कंपनी जो है एक फिक्स रेट पे लेती है और आपको जो है मतलब किसी भी टाइम पे मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, मतलब कि 6 महीने में एक बार या फिर 1 साल में एक बार या फिर एकदम एंड में एक बार इंटरेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। 6 to 9% आपका जो है इंटरेस्ट आपको मिल सकता है, ठीक है, टैक्सेस के बाद। तो ये जो है आपका कंपनी फिक्स डिपॉजिट हो गया। बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स क्या है? एक फिक्स्ड इनकम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। डेप्ट मतलब होता है लोन। तो बॉन्ड्स में आप क्या करते हो? लोन देते हो किसी भी कंपनी या फिर गवर्नमेंट को, ठीक है। तो देन 1 ईयर टू रेज कैपिटल बाय सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन एंड सिमिलर इंस्टीट्यूशन। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है या तो सेंट्रल हो या फिर आपका गवर्नमेंट का, स्टेट का हो या फिर आपका कोई कंपनी हो, ठीक है, वो लोग जो है बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड्स में आपको जो है क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, फिक्स आपको एक रिटर्न मिलेगा। आप जो है सिंपली आप जो है एक लेंडर बन जाते हो क्योंकि आप जो है लोन दे रहे हो, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या होता है? बॉन्ड्स होता है, ओके। उसके बाद जो आपका म्यूचुअल फंड का अगर बात करें, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड के ऊपर पूरा चैप्टर ही है, बट फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। तो इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड विद सेबी दैट पूल्स मनी फ्रॉम इंडिविजुअल कॉर्पोरेट इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इट अक्रॉस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड डिवेंचर एज पर स्टेटेड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक प्रोफेशनल लोग होते हैं कुछ, ठीक है, कोई एक कंपनी होगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो क्या करेगा कि कुछ पैसे को कलेक्ट करेगा लोगों से मतलब कि हम लोगों से, ठीक है। जो जनरल पब्लिक है वो लोग क्या करते हैं? पैसा जो है वो लोग देते हैं इसको और ये लोग जो है उस कलेक्टिव मनी को यूज़ करके कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। जो भी आपका रिटर्न आता है वो सभी में इक्वली बांट देते हैं, ठीक है। तो यही जो है आपका म्यूचुअल फंड का काम होता है, ठीक है। तो यूनिट आर इशूड एंड रिडीम बेस्ड ऑन नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। तो आपका जो है कितना पैसा बन रहा है, कितना डूब रहा है, वो किस चीज़ पे बेसिस होता है, किस चीज़ पे कैलकुलेट होता है? तो NAV पे कैलकुलेट होता है। तो NAV क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? NAV इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ऑल एसेट माइनस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इशू, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, आप इसको बस याद रख लीजिएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ ऑल एसेट माइनस एक्सपेंसेस, मतलब कि जितना भी वैल्यू है, 100 रुपये अगर वैल्यू है, एक्सपेंसेस 10 रुपये है और नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं मान लीजिए 10 है, तो आपका जो है 90/10 हो गया, यानी कि आपका 9 जो है NAV हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा चीज़ है। म्यूचुअल फंड वाला जो चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग बहुत ही डिटेल में इसको समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। की बेनिफिट्स क्या है म्यूचुअल फंड के? आपका प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है। एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है, कम अमाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन आपका रहता है वहाँ पे, ठीक है। चॉइस ऑफ डिविडेंड और ग्रोथ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आपको डिविडेंड भी मिल सकता है, ग्रोथ ऑप्शन भी मिल सकता है। डिविडेंड मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी जो है वो प्रॉफिट शेयर जो है इन्वेस्टर्स में बांटती है, उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका म्यूचुअल फंड हो गया।
उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका क्या मतलब है, ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका एक डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA जो है 1956, तो उसने स्टॉक एक्सचेंज को कैसे डिफाइन किया है, एज एन एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कंस्टिट्यूटेड फॉर असिस्टिंग रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। जो अभी आपके सिक्योरिटीज है, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ठीक है। तो उसको अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो बाय और सेल करने में हेल्प करा रहा है, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है जो इसका बाय एंड सेलिंग करवा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोलेंगे, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम तो आपको एटलीस्ट पता ही होगा अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट लिया होगा। तो अभी हमारे पास इंडिया में जनरली 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE, जो कि मेजर्ड है, ठीक है। और कमोडिटी के लिए हमारे पास MCX है, ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। उसके बाद रीजनल एक्सचेंज भी आपको देखने मिलता है। एरिया ऑफ ऑपरेशन जुरिडिक्शन इज स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि एक स्पेसिफिक एरिया में स्टॉक एक्सचेंज रहेगा, ठीक है। और नेशनल एक्सचेंज का बात करेंगे तो जो भी नेशनल एक्सचेंज है वो नेशन वाइड ट्रेडिंग करवा सकता है, जैसे कि आपका NSE हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो वो ऑल इंडिया में आपको ट्रेडिंग करा सकता है। और BSE जो है वो भी एक नेशनल एक्सचेंज ही है, क्योंकि वो भी ऑल इंडिया में वो आपको ट्रेडिंग करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है इक्विटी शेयर एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। तो इक्विटी शेयर क्या होता है, ठीक है। तो इक्विटी या फिर शेयर जो है, जैसे हम लोग सेम चीज़ें कह सकते हैं, तो टोटल इक्विटी कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल स्मॉल यूनिट ईच कॉल्ड अ शेयर, ठीक है। तो टोटल इक्विटी क्या होता है, मतलब कि उस कंपनी का जो भी शेयर का परसेंटेज है, ठीक है। टोटल इक्विटी मान लीजिए आप 100% होता है, ठीक है, कि पूरे कंपनी में इतने, मतलब किसी भी चीज़ में 100% होता है, राइट। तो आपका जो इक्विटी शेयर है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो आपका मतलब उस पूरे कंपनी का, ठीक है, जो भी मतलब आपका कैपिटल है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वल स्मॉल यूनिट पे। तो पूरा कैपिटल अगर मान लीजिए 100 है, ठीक है, उसको जो है हम लोग 100 अलग अलग यूनिट्स पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एक यूनिट का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो उस यूनिट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका 1 यूनिट जो है वो शेयर कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो स्मॉल यूनिट्स होता है उसको हम लोग शेयर कह सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3 करोड़ इक्विटी कैपिटल है, 10 रुपीज़ पर शेयर होगा। तो आपका जो है यहाँ पे मीन्स ये एग्जाम्पल थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मिस्टेक है, ओके। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसको ही आपको समझ लेना है, ठीक है। मतलब कि जो भी आपका इक्विटी कैपिटल है उसको जो है आप जो है मतलब पर शेयर अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको जो है टोटल शेयर्स मिल जाएगा, ओके। उसके बाद जो आपके शेयर होल्डर्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड होल्ड वोटिंग राइट, मतलब जो भी शेयर होल्डर है, भले ही आपने 10 रुपये का ही शेयर किसी भी कंपनी में अगर होल्ड किया है तो आपके पास उस कंपनी में वोटिंग राइट्स है। वोटिंग राइट्स मतलब कि कोई भी डिसीजन अगर होता है तो आपको जो है वहाँ पर वोटिंग करने का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको समझ लेना है। बाकी एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया था आपको, बॉन्ड जो है उस तरह का होता है। तो ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर व्हेन पार्टी लेंड्स मनी टू अनदर ऑन प्री डिटरमाइंड टर्म्स, रेट, पीरियोडिसिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, जहाँ पे एक पार्टी जो है क्या करता है, पैसा लेंड करता है दूसरे को, और टर्म्स जो होता है प्री डिटरमाइन होता है, ठीक है। मतलब कि कुछ टर्म्स फिक्स होता है, जैसे कि कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कब इंटरेस्ट रेट मिलेगा, रिपेमेंट कब करना है, वो सब चीज़। तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में आपका बॉन्ड और डिवेंचर जो है ये 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। बॉन्ड जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इशू करेगा, और डिवेंचर जो है वो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर जो है कंपनी जो है वो इशू करता है, ओके। उसके बाद डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव्स के ऊपर भी एक चैप्टर है हमारे पास, उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव इज ए प्रोडक्ट हुज वैल्यूज डिराइव फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर अंडरलाइंग वेरिएबल्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव जो होता है उसका डिराइव का मतलब क्या होता है, डिराइव का मतलब आप पहले समझिए। डिराइव का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ से दूसरा चीज़ निकालना, ठीक है। तो डेरिवेटिव में यही होता है कि किसी एक चीज़ का वैल्यू पे दूसरे चीज़ का वैल्यू डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो एक चीज़ क्या हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, उसके ऊपर जो है वो किसी एक चीज़ का वैल्यू डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलेंगे, ठीक है। और इसको जो है एकदम डिटेल में हम लोग डेरिवेटिव चैप्टर में समझेंगे। तो डेरिवेटिव जो है आप इसको देख लीजिएगा। बाकी जो आपका हमारे पास और भी कुछ टॉपिक्स है, लाइक आपका इंडेक्स, डिपॉजिटरी एंड डीमेटेरियलाइजेशन, ठीक है। तो इंडेक्स जो होता है क्या होता है, सो हाउ ए स्पेसिफिक पोर्टफोलियो ऑफ शेयर प्राइजेस इज मूविंग इंडिकेटिंग ओवरऑल मार्केट ट्रेंड, ठीक है। तो इंडेक्स मतलब आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका आपने नाम सुना होगा, ठीक है, निफ्टी 50, ठीक है। तो ये इंडेक्स है। ये इंडेक्स क्यों है कि उसमें जो है 50 टॉप कंपनीज रहेगा इंडिया का, जो कि शो करेगा कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्स होता है, ठीक है। तो अगर ये निफ्टी 50 जो है ये ऊपर जाता है, इसका मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट जो है वो ऊपर के ओर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को शो करता है। तो ये जो है हमें एक ओवरऑल मार्केट ट्रेंड दिखाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। और इसमें जो है स्पेसिफिक पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स रहता है, जैसे कि आपका 50 कंपनीज निफ्टी 50 में है, ठीक है। डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी एक बैंक की तरह है, बट यहाँ पे ये लोग पैसा होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। ये लोग जो यहाँ पे सिक्योरिटी होल्ड करते हैं, ठीक है। बैंक में क्या होता है, लोगों का पैसा रहता है, और वैसे डिपॉजिटरी में लोगों का शेयर्स रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। उसके बाद डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब ये होता है, सिंपल सा जो चीज़ है
कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी एक इंसान है, पहले जो है उसने अगर फिजिकल शेयर्स खरीदा था, मतलब कि पेपर पे उसके शेयर्स है, ठीक है, तो वो जो फिजिकल पेपर पे शेयर्स है उसको अगर आपको जो है मतलब डिजिटल करना है, उसको जो है किसी ब्रोकर के पास डायरेक्ट डिजिटली लाना है, क्योंकि अभी सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो उसके लिए हम लोग डिमेटलाइजेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब कि जो मटेरियल है उसको हम लोग जो है डिजिटल फॉर्म में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपका जो भी कंसेप्ट था क्लियर हो गया होगा, बहुत ही डिटेल में मैंने समझाने का कोशिश किया है। बाकी जो भी चीज़ें मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया आप देख लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट पढ़ा हमने, ठीक है, और हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी पढ़ा, क्या चीज़ गोल्डन रूल्स है वो देखा, 12 स्टेप्स देखा, और फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं वो भी देखा, और साथ ही साथ मतलब इंटरेस्ट रेट, इक्विटी, डेप्ट, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव, सब चीज़ के बारे में हमने एकदम अच्छे से जो भी चीज़ें था उसको पढ़ा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप उसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। बाकी आप जो है हमारा ई बुक ले सकते हैं, ताकि आपको एकदम डिटेल नोट्स, अच्छे नोट्स आपको मिल सके और आप जो है अपना प्रिपरेशन के और भी बेटर बना सके, ठीक है। बाकी कोई सजेशन आपके पास है तो आप जो है ज़रूर से हमें कमेंट में बताइएगा।